बात कर रहे हैं। बेसिकली देखिए, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन नेट का फर्स्ट पेपर है, ये सारा जो कंटेंट है वो यूसीजी नेट फर्स्ट पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। जो मैंने कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाह रही हूँ मैं आपसे। फॉर एग्जाम्पल, पहला पॉइंट है हु इज ऑथोराइज द बुक ऑफ मेथड ऑफ सोशल रिसर्च। ठीक है, हु इज ऑथर द बुक मेथड इन सोशल रिसर्च। एक बुक है जिसका नाम है मेथड इन सोशल रिसर्च, उसके ऑथर कौन है, तो आपको ये डिस्कस करना है। गुड एंड हॉल्ट है, ठीक है, गुड एंड हॉल्ट है। फिर रिसर्च इज ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक इंक्वायरी डिफाइंड बाय द एम्बोरी। किसने कहा है कि भैया जो रिसर्च है वो एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी, अगर इसमें ना वर्ड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी किसको बोला है, किसने बोला है इसको एम्बोरी ने बोला है। अब रिसर्च इज अ साइंटिफिक अंडरटेकिंग ओपिनियन, साइंटिफिक अंडरटेकिंग ओपिनियन इसको यंग ने दिया। फिर सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स following the logical process and reasoning called the scientific method, following a scientific method। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब इथिकल न्यूट्रलिटी इज अ फीचर ऑफ साइंटिफिक मेथड। आपको हमेशा याद रखना कि व्हाट इज ए फीचर ऑफ साइंटिफिक मेथड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये इथिकल न्यूट्रलिटी मतलब हमारे दिमाग में कोई भी प्री कंसीव नोशन या किसी के लिए कोई भी राय या जजमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं। और बिना राय और जजमेंट के हम कोई चीज स्टडी करते हैं तो उसी को हम साइंटिफिक मेथड कहेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक मेथड इज कमिटेड टू द ऑब्जेक्टिविटी। अगर हम वो किसके द्वारा कमिटेड रहती है, ऑब्जेक्टिविटी के लिए, क्योंकि हमने एक मेथड यूज की बिल्कुल साइंटिफिक और हम एक ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रहे हैं कि हमें हमारा क्या उद्देश्य है, क्यों हम उसको यूज कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। वन ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस इज दैट इंडक्शन। ये HR वाला इंडक्शन नहीं, ये अलग वाला है। ठीक है, वन ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस इज दिस इंडक्शन। अब एसेंशियल क्राइटेरियल ऑफ द साइंटिफिक स्टडी क्या है कि भैया एसेंशियल क्राइटेरिया क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, कि पहले हमको ऑब्जेक्टिविटी तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो हम उसकी साइंटिफिक स्टडी करेंगे। तो ठीक है, हमारी ऑब्जेक्टिविटी, एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ साइंटिफिक स्टडीज है ऑब्जेक्टिविटी। अब हम पेपर 2 के कुछ चीजों के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक होता है सबसे पहले वेलेंस इन व्रूम्स ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी है। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया किसने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी है मोटिवेशन की, तो वो किसने दी है, वेलेंस इन व्रूम्स ने दी है। ठीक है, फिर फर्स्ट लेवल ऑफ आउटकम इज अ रिजल्ट ऑफ एफर्ट। कई तरह के आउटकम्स होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट लेवल का जो आउटकम है वो किससे आता है, वो रिजल्ट ऑफ एफर्ट से आता है, एफर्ट से। फिर मार्केटिंग मायोपिया किसने दिया था, ये भी हमें पता होना चाहिए। मार्केटिंग मायोपिया इज कॉइन्ड बाय द थियोडोर लेविट ने दिया था। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मार्केटिंग मायोपिया होता क्या है। ठीक है, मार्केटिंग मायोपिया वाज कॉइन्ड बाय द थियोडोर लेविट ने दिया था, थियोडोर लेविट ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ कॉन्सेप्ट हम सिंपल कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज आर्ट ऑफ द गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट ऑफ अदर पीपल। ये बिल्कुल सिंपल और स्वीट डेफिनेशन है जिसको दिया था मेरी पार्कर ने दिया था। ठीक है, मेरी पार्कर ने दिया था। बेसिकली इसका मतलब होता है द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट ऑफ अदर पीपल। मतलब काम या कोई भी कार्य है हमारा, उसको कंप्लीट करवाना किसके एफर्ट से, दूसरे लोगों के एफर्ट से। ठीक है, और इसको बोलते हैं मेरी पार्कर ने दिया। और इसमें कई मैनेजमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, कुछ हम एक्टिविटीज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, कंट्रोल हो गया, ऑपरेशंस हो गया। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल और ऑपरेशन। अब बेसिक एलिमेंट क्या होता है किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी कंपनी का, किसी भी फैक्ट्री का, 3M होते हैं, मेन, मटेरियल एंड मशीन्स, तभी तो वो प्रोडक्शन कर पाएगा। अब होता है मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में भी यही आ गया कि एक प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कंट्रोलिंग, ये सब चीजें आ गई। अब हम बात करते हैं पीटर F. डकर ने। ठीक है, उसने भी बहुत बड़े बड़े विद्वान रहे हैं जिन्होंने डेफिनेशंस दी है। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और सबके की पॉइंट्स पकड़ना रहता है। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था मेरी पार्कर। तो इसका आपको याद रखना पड़ेगा कि आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है, अब
नेक्स्ट है पीटर एफ ड्रकर। इसने क्या, मैनेजमेंट एज ए ऑर्गन, अगर हम मैनेजमेंट को एक ऑर्गन समझे तो ऑर्गन कैन बी डिस्क्राइब एंड डिफाइन थ्रू द देयर फंक्शंस, कि भैया ऑर्गन को हम कैसे डिफाइन और डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो क्या काम करता है उसके थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हार्ट की बात करें तो हार्ट का क्या, हमारे ब्लड को पंपिंग करना होता है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करना होता है, उसको डिटॉक्स करना रहता है, तो ये मेन उसका डिस्क्रिप्शन है और इसी के कारण उसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब अगर पीटर ड्रकर का मान लो कोई डेफिनेशन दे दियो, 4 साइंटिस्ट या 4 जो है ऑथर्स के नाम दे दिए, तो आपको ना की पॉइंट्स पकड़ना है कि भाई ऑर्गन वर्ड किससे रिलेटेड है, पीटर एफ ड्रकर्स ने, कि उसने क्या बोला कि मैनेजमेंट क्या एक ऑर्गन की तरह, और ऑर्गन को कैसे डिफाइन और डिस्क्राइब किया जाता है, उसको डिफाइन किया जाता है उसकी फंक्शनैलिटी, उसके फंक्शन से। नेक्स्ट आगे भी हमारे विद्वान हेनरी फ्यूल, इसने क्या बोला है, टू मैनेज टू द फोरकास्ट एंड प्लान टू द ऑर्गेनाइज्ड forecast and plan to and organize to and compound to and coordinate to and control to। मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो, ये कि इसमें बेसिकली मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें हम उसने पूरी एक्टिविटी गिना दी कि वे फोरकास्ट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, कंपाउंड करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। तो जिसमें भी एक्टिविटी आए, जिस भी डेफिनेशन में ये सारी एक्टिविटीज आए, समझ लेना वो डेफिनेशन किसने दी है, हमारे हेनरी फ्यूल भाई साहब ने दिया। ठीक, अब नेक्स्ट आ गया है हमारा F.W. टेलर। F.W. टेलर ने क्या बोला है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू, कि व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सी दैट दिस डन, और उसका क्या मतलब व्हाट यू वांट टू डू, और उसको देखना कि व्हाट इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। अगर F.W. टेलर ने ये बोला है कि मैनेजमेंट का सिंपल सा इतना सा मतलब होता है कि आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू, कि आपको ये पता, ये आर्ट होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या और क्या सबसे बेस्ट और चीफेस्ट वे हो सकता है उसको पाने के लिए। ये दिया है F.W. टेलर ने। अब जो होता है हमारे जो प्रोफेसर हेनरी मिन्सबर्ग का जो टाइमिंग था वो अर्ली 90s में 97 वाला पार्ट था, और मिन्सबर्ग ने 1973 में मिन्सबर्ग ने 10 रोल आइडेंटिफाई किए थे। ठीक है, जो कि मैंने डिस्कस किए हैं। अब उसने 10 रोल दिए थे मैनेजर्स के, उसको उसने क्या 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और उन ग्रुप को क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल, इन्फॉर्मेशंस एंड डिसीजंस। ठीक है, और ये कब दिया था उसने, 1973 में। मिन्सबर्ग 10 रूल कब आए थे, 1973 में, और उन 10 रूलों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, इंटरपर्सनल, इन्फॉर्मेशन एंड डिसीजंस। ठीक है, अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो इंटरपर्सनल, इन्फॉर्मेशन और डिसीजंस को भी उसने एक एक में 3-3, 4-4 उसको फर्दर डिवाइड कर दिया। अब इंटरपर्सनल के आगे क्या लिखा है, फिगर हेड, लीडर एंड लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस। और बेसिकली ये फिगर हेड का मतलब, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे किसी घर का मुखिया होता है, किसी इंडस्ट्री का मुखिया होता है, या कोई लीडर या नेता होता है, उसको बोलते हैं हम फिगर हेड, लेजर, लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन को, क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन को। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में क्या, इसके अंदर कौन कौन आ गया, मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक पर्सन। ये क्या करते हैं, अब ऊपर से हम मान लो हमारे किसी बॉस ने हमको इन्फॉर्मेशन दे दी, हमें ये प्रोजेक्ट है, इतना टेक है, टर्न अराउंड टाइम है और हमको ये काम करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अब उस इन्फॉर्मेशन को हमें प्रोसेस करना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन, मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक पर्सन, ये क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, अब थर्ड है डिसीजंस। अब डिसीजन के अंदर कौन कौन आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप, डिस्ट्रीब्यूटर जो हैंडलर होता है, नेगोशिएटर। ये क्या करते हैं, यूज करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, और फिर लास्ट में ये फीडबैक भी देते हैं। ठीक है, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा कि जो मिन्सबर्ग है, उसने 10 रूल दिया है जो कि 3 ग्रुप में डिवाइडेड है, और ये सब याद रखना पड़ेगा, और ये 10 मैनेजरियल रोल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉप मैनेजर। टॉप मैनेजर क्या करते हैं, टॉप मैनेजर रिप्रेजेंट द कंपनी लीगली एंड सोशली आउटसाइडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि भैया ये हमारे जो कोई भी कंपनी है, जो टॉप मैनेजर होता है वो किसी भी कंपनी को लीगली और सोशली रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, एक मार्केट में उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अपोलो हॉस्पिटल है,
अपोलो हॉस्पिटल में जो उनके जो सीईओ रेड्डी सर हैं वो क्या करते हैं, वो रेड्डी सर को अगर देखेंगे तो हमारे दिमाग में फर्स्ट क्लिक करेंगे कि ये इनका अपोलो हॉस्पिटल है या इनका ये सीईओ है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे टाटा जी, तो रतन टाटा या फिर साइरस मिस्त्री, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि ये टाटा कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। लीडर रिप्रेजेंट द वर्क ग्रुप ऑफ हायर मैनेजमेंट, जो लीडर जो होता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, जो हायर मैनेजमेंट का वर्क ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करता है, ओके। उसके बाद में लाइसेंस, अच्छा ये एक को डिफाइन क्या है कि क्या क्या चीज़ हो सकती है। अब लाइसेंस क्या होता है, लाइसेंस के अंदर रोल होता है इज अ पर्सन हु इज एक्ट टू अरेंज टू असिस्ट टू इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टीज, मतलब एक ऐसा जुगाड़ू इंसान या जो कोऑर्डिनेट करता हो, अरेंज करता हो, असिस्ट करता हो और अलग अलग पार्टियों के बीच में इंटरेक्शन करवाता हो, नेगोशिएशन करवाता हो, उसको बोलते हैं लाइजनिंग, ठीक है। अब होता है टॉप लेवल मैनेजर, इंडस्ट्री जो टॉप लेवल मैनेजर कौन होते हैं, ये उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होते हैं, वाइल द सुपरवाइजर इज सीन, और ये क्या सुपरवाइज करते रहते हैं, ठीक है, एज ए यूनिट ऑफ डिपार्टमेंटल एक्सपर्ट। एक डिपार्टमेंटल एक्सपर्ट के तौर पर वो उसको सुपरवाइजर करते हैं। फिर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हैंडलर रोल, इसका रोल क्या होता है, बेसिकली इनका रोल रिसोर्स एलोकेटर, या जो हमारे पास जो संसाधन इनको इकट्ठा करना होता है। उसके बाद में क्या होता है, प्लानिंग मीन्स एनवायरमेंटल रिस्क है। देखो प्लानिंग की भी बहुत लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, लेकिन हम सिंपल से बात करें तो प्लानिंग का मतलब ये होता है कि बेसिकली इन्वायरमेंटल स्कैनिंग होती है। और टाइप ऑफ प्लानिंग की अगर हम बात करें मैनेजरियल लेवल पे तो 3 तरह की होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टैक्टिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, ठीक है, ये हो गई ऑपरेशनल प्लानिंग। अब ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती है ऑर्गेनाइजिंग में, जॉब डिज़ाइंस भी होती है। अब चलो एक एक्स्ट्रा इन्फो देती हूँ कि यूसीजी नेट में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक स्वयं करके एक स्टडी वेब होता है, टू स्टडी वेब टू एक्टिव लर्निंग फॉर द यंग एस्पिरेंट। देख जो स्टडी वेब करके एक एक्टिव लर्निंग फॉर द यंग एस्पिरेटिंग माइंड होता है, मतलब जो कई सारे बच्चे जो जॉब कर रहे हैं या नहीं वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, उनको अगर ऑनलाइन कुछ कोर्स करना है तो ये वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और ये बेसिकली 3 कार्डियल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी पर डिपेंड है, मतलब ये जो एजुकेशन पॉलिसी के कौन से प्रिंसिपल है 3 कार्डियल, ये है एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, कि भैया पढ़ाई का एक्सेस हो, इक्विटी हो, यानी सबको समानता से वो चीज़ करने का अधिकार, और क्वालिटी हो, एजुकेशन क्वालिटी, उसको मतलब तीनों को फुलफिल करता है। स्वयं से लॉन्च बाय द 9th of July 2017 बाय द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अच्छा जो कि प्रणब मुखर्जी थे उस वक्त, है ना। तो ये स्वयं जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, और क्वेश्चन आते रहते हैं कि स्वयं कब लॉन्च हुआ, ये 9 जुलाई 2017 को। फिर डिजिटल एजुकेशन चैनल है ये स्वयं प्रभा, भी एक डिजिटल एजुकेशन चैनल है जो कि 24/7 चलता है, और स्वयं इज अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मतलब बहुत सारे ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिसको मॉक्स भी बोलते हैं, इनिशिएटिव, ठीक है। इसका मॉक का फुल फॉर्म क्या है, स्वयं इज अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इनिशिएटिव, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया, आई होप आपको कुछ एक्सप्लेन हुआ या आपके नॉलेज में बढ़ोतरी हुई है। देखने के लिए थैंक यू।